हेलो फ्रेंड्स, जागरण जोश के इस डेली करंट अफेयर्स Q&A वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शारदानंद। हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि आज के करंट अफेयर्स से क्या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, साथ ही उनके क्या जवाब होंगे और उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स क्या रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है, आरबीआई ने कितने रुपए तक के कृषि ऋण एग्रीकल्चर लोन को कोलेट्रल फ्री करने का फैसला किया है? ऑप्शन है 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.6 लाख। सही जवाब ऑप्शन डी 1,60,000 रुपये या 1.6 लाख रुपए। और ये लोन क्या होगा? ये होगा कोलेट्रल लोन, कोलेट्रल फ्री लोन। मतलब इस लोन के एवज में आपको कोई भी संपत्ति बैंक के पास गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। पहले क्या था? पहले ये 1 लाख था, और जिसे अभी इस बार की जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक हुई थी, यानी मौद्रिक नीति के लिए जो आरबीआई की बैठक हुई थी, उसमें 60,000 रुपये बढ़ाया गया और अब जाके ये 1.60 लाख रुपये इसको किया गया। और क्या हुआ है? और उसने आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेस पॉइंट्स की कटौती की और अभी फिलहाल 6.25% रेपो रेट है। तो कोई आपसे अभी पूछेगा रेपो रेट क्या है, तो 6.25। कॉरेस्पॉन्डिंगली क्या होता है कि इसका रिवर्स रेपो रेट अपने आप फिक्स हो जाता है। अगर रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25% कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 6%। इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग अब क्या होगा? एमएसएफ जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वो इससे 0.25% बढ़ जाएगा और हो जाएगा 6.5%। तीनों में बहुत ही अनोखा एक रिलेशनशिप है, और ये है कि रेपो रेट से हमेशा ही 0.25% कम रिवर्स रेपो रेट होगा और 0.25% हायर एमएसएफ होगा। और आप सबको पता होना चाहिए कि रिवर्स रेपो और रेपो ये दोनों को ही क्या कहते हैं? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएएफ। तो जनरली अगर आप एलएएफ कहीं पे पढ़ते हैं, इसका मतलब वो रेपो रेट की बात कर रहा है और रिवर्स रेपो रेट की बात कर रहा है। आरबीआई इसे रेफर करती है एज ए एलएएफ। कहीं कहीं आप ये जो रिलेशनशिप है रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ में 1% पढ़ते होंगे, जो कि गलत है। अगर कोई आपको बताता है तीनों में 1% का डिफरेंस होता है, गलत है। आरबीआई ने 2017 से इसमें 0.25% का डिफरेंस रखा है। और क्या बदला हुआ है? ये जो बदला हुआ है इसमें एमपीसी क्या हुआ? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने 4-2 से वोटिंग की, यानी टोटल 6 सदस्य हैं और इसने मेजॉरिटी 4 के साथ इसकी जो रेट है उसको कम करने के लिए बदलाव किया। साथ ही उनका जो एक पॉलिसी के लिए जो एक रुख होता है, जो उनका डायरेक्शन होता है, उसे न्यूट्रल स्टेप ले लिया है। न्यूट्रल यानी तटस्थ। अब ये जो पॉलिसी के लिए जो इनकी जो एक रुख होता है, जो डायरेक्शन होता है, वो 3 तरीके का होता है। क्या क्या होता है? एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, जहां पे पॉलिसी को बढ़ाया जाता है क्या, ताकि मार्केट से पैसे कम निकले। दूसरा न्यूट्रल, और तीसरा एक्सपेंशनरी। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक्स की है, आप लोग अपने क्लासेस में पढ़ते ही होंगे। और क्या किया आरबीआई ने? जीडीपी 7.4% का बताया 19-20 में रहेगा, और जो मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का जो इन्होंने टारगेट बताया वो 3.2 से 3.4 के बीच में रहेगा, जो कि एमपीसी का जो टारगेट है ±4%, इससे नीचे ही रहेगा। इसीलिए उन्होंने अपना स्टैंड लिया है वो न्यूट्रल लिया है। बढ़ेंगे आज के दूसरे सवाल की ओर। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए का बजट पेश किया? ऑप्शन है 5.8 लाख करोड़ रुपए, 4.79 लाख करोड़ रुपए, 5.32 लाख करोड़ रुपए और 4.45 लाख करोड़ रुपए। सही जवाब 4.79 लाख करोड़ रुपए। तो यूपी का ये कुल बजट हो जाएगा 4.79। ये याद रखना है, अगर यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल इस पे बनेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है यूपी के? राजेश अग्रवाल। उन्होंने अपना बजट पेश किया 2019-20। हमने कल आसाम के बजट की बात की थी और अब ये यूपी का बजट। और क्या हुआ? उन्होंने बताया कि इस बार की जो इनकी टोटल कमाई है 4.79 लाख करोड़, इसमें जो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज कहां से आया, तो वो है जीएसटी की कमाई। दोस्तों ये याद रखना है, बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनेंगे। यानी जीएसटी से सबसे ज्यादा कमाई हुई, उसके बाद कहां से हुई है? एक्साइज से 31,000 करोड़, जीएसटी से 77,000 करोड़, एक्साइज से 31,000 करोड़ और मोटर व्हीकल टैक्स से 18,000 करोड़ रुपए की कमाई यूपी गवर्नमेंट ने की है। इसने 2019-20 के बजट में एक नया स्कीम शुरू किया है। कौन सा? याद रखना है, कन्या सुमंगला योजना, और इसके लिए 1200 करोड़ रुपए इसने दिए हैं। इसके लिए
क्या है, इसमें महिलाओं के प्रति सोच में सकारात्मक बदलाव लाना और उनके प्रति सम्मान की भावना पैदा करना। तो इस पॉलिसी, ये जो योजना है, इसका मूल मंत्र यही होगा। इसके लिए पैसे खर्च किए जाएंगे ताकि महिलाओं के लिए जो सोच हो समाज में वो बदले, एक सकारात्मक सोच आए। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल पे। इनमें से किस राज्य ने कौमार्य परीक्षण को यौन उत्पीड़न अपराध माना? कौमार्य परीक्षण क्या हुआ? वर्जिनिटी टेस्ट। इसे किसने अपराध माना है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में ये डिसीजन लिया कि अब अगर उनके स्टेट में किसी भी तरह की वर्जिनिटी टेस्ट होती है, जो कि वहाँ के कुछ समुदाय में ये प्रचलित है कि शादी से पहले उनको एक वर्जिनिटी टेस्ट से गुजरना होता है और बताना पड़ता है कि वो वर्जिन ही है शादी से पहले। तो इस तरह का टेस्ट, जो कि एक मानव समुदाय की बात करें तो बहुत ही अपने आप में एक अत्यंत संकीर्ण सोच वाली एक बात लगती है, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि इस तरह के जो टेस्ट रहते हैं उस पर रोक लगाई जाए और इसे अपराध की श्रेणी में लाई जाए। और ये किस समुदायों में होते हैं? तो वहाँ पे एक समुदाय है कंजरवाट और एक दो समुदाय है, तो वहाँ पे इस तरह की जो परंपरा है वो चलती आ रही है और अपने आप को साबित करना पड़ता है कि वो कुंवारी है। अब से ये क्या हो जाएगा? ये दंडनीय अपराध हो जाएगा, यानी इस पे अब कोई आईपीसी की सेक्शन लगाई जाएगी, जिसके बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट शीघ्र ही कोई नया रूल लाएगी। लेकिन ये अगर देखें तो एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के 30वें सदस्य बनने के लिए किस राष्ट्र ने हाल ही में समझौते पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ग्रीस, मैसेडोनिया, फिलिस्तीन, इजराइल। सही जवाब ऑप्शन बी मैसेडोनिया। मैसेडोनिया अभी जाके क्यों बना? अगर ये यूरोपियन स्टेट है तो क्योंकि आपको पता है ये नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया गया था इसे? 4 अप्रैल 1949 को। किस लिए बनाया गया था? कि जो भी वहाँ की यूरोपियन और अटलांटिक कंट्रीज हैं वो अपने आप को सुरक्षित रख सके, और किसी भी प्रकार का अगर हमला होता है तो इसका एक आर्टिकल 5 है नाटो का, जिसके तहत माना जाता है कि अगर किसी भी देश पे आर्म्ड हमला होता है, यानी किसी भी तरह से सैन्य हमला होता है, तो ये माना जाएगा कि सारे ही नाटो के देशों पे ये हमला हुआ और सभी देश इसका डट के मुकाबला करेंगे। तो ये तो थी नाटो की बात। अभी हाल में मैसेडोनिया, जो कि यूरोपियन कंट्री है, अब जाके इन्हें नाटो में मेंबरशिप मिली है। ऐसा क्यों? आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्रीस और मैसेडोनिया को नाम के लेके झगड़ा हुआ था, और जो कि लगभग 2-3 दशक पुराना झगड़ा था। अब जाके मैसेडोनिया ने अपना नाम बदला, और नाम बदलने के बाद ग्रीस ने इसे हरी झंडी दे दी कि अब आप नाटो में शामिल हो सकते हैं। तो 30वां मेंबर नाटो का मैसेडोनिया। याद रखना है, नाटो में अब तक कितने मेंबर हो जाएंगे? टोटल 30। इससे पहले 29 थे। अगर नाटो के हेडक्वार्टर की कोई पूछे आपसे तो ये हो जाएंगे ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, बढ़ेंगे अब 5वें सवाल की ओर। केंद्र सरकार ने पॉन्जी स्कीमों पर पूरी तरह से रोक लगाने के उद्देश्य से हाल ही में कौन से विधेयक को मंजूरी दी? ऑप्शन है चिट फंड नियंत्रक विधेयक 2019, गैर जरूरी पूंजी जमाकर्ता नियंत्रण विधेयक 2018 और नियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018, पूंजीवाद निरोधक विधेयक 2019। सही जवाब ऑप्शन सी, अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक 2018। इसमें क्या किया? इसमें किसी भी तरह का जो अनरेगुलेटेड डिपॉजिट अगर कोई भी कंपनी किसी भी नागरिक से लेती है तो उसे अब पूरी तरह से दंडनीय अपराध माना जाएगा, और इस पे अब आपको जेल भी हो सकती है अगर कोई कंपनी ऐसा करती है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? अभी आरबीआई का एक डेटा था, आरबीआई के अनुसार उसने बताया 2014 और 18 के बीच लगभग 978 ऐसे मामले आए हैं जिसमें ये अनरेगुलेटेड डिपॉजिट वाला फ्रॉड केस बना है, और जिसके कारण लाखों करोड़ रुपए लोगों के बर्बाद हुए हैं और वो कहीं और चले गए हैं, किसी और के पॉकेट में चले गए हैं। और ऐसा ही एक स्कैम आपने वेस्ट बंगाल में सुना होगा, एक शारदा स्कैम था, जो कि एक शारदा चिट फंड स्कैम था, और जिसके तहत वहाँ पे लाखों लोगों के पैसे डूब गए। ऐसे ही तरह के ऐसे ही स्कैम को रोकने के लिए यह अनियंत्रित जमा योजना निरोधक विधेयक को मंजूरी दी है। इसमें थोड़े बहुत फेरबदल की गई और फिर कैबिनेट ने इसे अपनी मंजूरी दी है। बढ़ेंगे आज के अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस टीम ने वर्ष 2019 का रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? ऑप्शंस सौराष्ट्र रेलवे, मुंबई, विदर्भ। सही जवाब ऑप्शन डी विदर्भ। विदर्भ ने लगातार दूसरी बार अपना रणजी का जो ट्रॉफी है वो जीता है, और उसने सौराष्ट्र को फाइनल में 78 रनों से हराया था, और फाइनल कहाँ हुआ था? नागपुर में। और इसी मैच में जो विदर्भ के स्पिनर हैं आदित्य सरवटे, उन्होंने पहली बार अपना 10 विकेट का हॉल पूरा किया। और आज का 7वां सवाल, सिनेमेटोग्राफर संशोधन विधेयक 2019 के अनुसार पायरेसी और कॉपीराइट मामलों का उल्लंघन करने पर कितने साल की सजा हो सकती है? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। सही जवाब 3 इयर्स। अभी देखिए,
अभी आपको कुछ दिन पहले पता होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सारे नोन पर्सनैलिटी गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। किस लिए गए थे? फिल्म जैसे ही रिलीज होती है वो उसका जो है पायरेटेड कॉपी मार्केट में आ जाता है, जिसके कारण फिल्म इंडस्ट्री को करोड़ों का जो है घाटा झेलना पड़ता है। बहुत सारी फिल्में अच्छे होते हुए भी कामयाब नहीं हो पाती सिर्फ पायरेसी के कारण। इसी को रोकने के लिए वो लोग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे और उन्हें बताया कि इसके तहत कोई एक कड़ा कानून लाया जाए, और उसी कानून के तहत ये एक संशोधन विधेयक लाया गया सिनेमेटोग्राफर, और जिसमें अब ये उसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया कि अगर आप ऐसा करेंगे तो 3 साल तक का कारावास होगा या 10 लाख रुपये आप पे जुर्माना हो सकता है, या दोनों भी सजा हो सकती है। तो ये भी एक फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा एक स्टेप प्रधानमंत्री ने लिया है। और अब आज का अंतिम और 8वां सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिए, याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक IIP या इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? 44वां, 36वां, 40वां, 35वां? सही जवाब ऑप्शन बी 36th रैंक आउट ऑफ 50। 50 देशों के 50 इकोनॉमी के ऊपर ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स तैयार की गई है, और जिसमें भारत को 36वां स्थान मिला। 2018 में 44वें स्थान पे था। 8 अंकों की जंप भारत ने की है। इसका मतलब बहुत ही अच्छा कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है। उससे पहले बता दूं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ये US चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। अच्छा, ये जो इंडेक्स है इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन होगा? ये है वीपो। वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। एस्टेब्लिश हुआ था 1967 में, हेडक्वार्टर है जेनेवा। UN का एक ये भी हेड है, यानी UN के ऑर्गेनाइजेशन में वीपो भी एक आता है। क्या करता, उद्देश्य क्या था कि हर राष्ट्र में इनोवेशन को और उसके प्रॉपर्टी राइट को किस तरह से कंजर्व किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए, तो ये काम वीपो करती है। इंडिया में जो इसने रैंक सुधारा, क्या रीजन थे? ये जो रिपोर्ट बता रही है कि इंडिया ने अभी 2 सालों में 2018 से 2019 के बीच इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में और पेटेंट के मामले में बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या काम किया है कि वीपो की जो इंटरनेट रैंकिंग के लिए जो एक प्रोविज़न था उसे इंडिया ने एक्सेप्ट किया, और इसके बाद जो ये जो रूल हैं वो इंडिया में भी लागू हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म का कारण था। दूसरा, जापानीज प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो वहाँ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ इंडिया ने अपना एक MOU साइन किया है। तो ये भी उसके लिए बहुत ही बड़ा स्टेप था, जिसके कारण ये रैंकिंग में सुधार हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे स्टेट्स में पेटेंट वगैरह को लेके बहुत ही रिफॉर्मेटरी कुछ मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने बताया अभी भी इंडिया में लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके। अगर वो सही हो जाए तो इनकी रैंकिंग और भी बेहतर हो सकती है, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है। और दोस्तों, इसी के साथ हम खत्म करेंगे ये आज के करंट अफेयर्स वीडियो के पहले सेगमेंट को। अब हम बढ़ेंगे आज के दूसरे सेगमेंट में, जहां मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका आंसर जानेंगे और आपके लिए एक सवाल भी रखेंगे। तो देखते हैं वो सवाल। केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर महिलाओं को खदानों में जमीन के नीचे सुबह 6 बजे से शाम कितने बजे तक नौकरी करने की अनुमति दी है? ऑप्शन है 8, 10, 9, 7 बजे तक। सही जवाब 7 PM तक, यानी सुबह 6 से शाम के 7 बजे तक खदान के अंदर काम कर सकती है, लेकिन खदान के बाहर जो है वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती है। तो ये एक उन्होंने चेंज किया है नियम में, और इसके लिए उन्होंने बताया कि महिलाओं को सिर्फ तकनीकी, सुपरवाइजरी और प्रबंधन से जुड़ी जिम्मेदारी ही दी जा सकेगी अगर वो खदान के अंदर काम कर रही है। तो ये सारे नए नियम में आए हैं। और अब आज का सवाल, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। 9वीं सीनियर महिला हॉकी नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत किस शहर में हुआ? ऑप्शन है चंडीगढ़, हिसार, पानीपत, जिंद। जवाब हमें बताइए आप हमारे कमेंट बॉक्स में। अपने फीडबैक भी हमसे शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर तो मस्ट है, करना ही है। और देखते रहिए जागरणजोश.com।